मंद श्वास का विधान, ये सब पर्यायवाची नाम है। चाहे दीर्घ श्वास, लंबा श्वास, गहरा श्वास, मंद श्वास या सूक्ष्म श्वास, शब्द भिन्न है, अर्थ सबका एक है। यानी श्वास को लंबा करना है, श्वास की गति को लंबा करना है, भले कह दो श्वास की गति को मंद करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सहज श्वास लें, हमारा विश्वास नहीं है उसमें। सहज श्वास है ही नहीं। सहज श्वास तो पूरा श्वास होना चाहिए। हर आदमी गलत तो श्वास लेता है और कहता है मेरा सहज श्वास है, मैं सहज श्वास पर ध्यान कर रहा हूं। पहले श्वास ही सहज नहीं है तो फिर किस पर ध्यान किया जा रहा है? 1 मिनट में सामान्यतः 15 श्वास का अनुपात है। 4 सेकंड में एक श्वास, 2 सेकंड में लेना, हाँ श्वासोच्छ्वास, 2 में लेना, 2 में छोड़ना, एक श्वास हो गया। तो इसका अर्थ हुआ कि 1 मिनट में 15 श्वास, 60 सेकंड के 15 श्वास। ये तो है सामान्य बात, इसको एक सहज श्वास मान ले। पर बहुत लोग तो 1 मिनट में कोई 18 लेता है, कोई 20 लेता है, कोई 22 लेता है, और बहुत सारे विदेशी लोग तो 40-40 श्वास लेते हैं। क्या उसको भी सहज श्वास मान लें? हमें श्वास को सीखना होगा, श्वास को लंबा करना। ये 15 श्वास वाली बात तो प्रकृति से मिली है, पर हम तो प्रायोगिक में विश्वास करते हैं, केवल वैश्विक में नहीं, केवल स्वाभाविक में नहीं। प्रयत्न जनित हमारी साधना है, प्रयत्न जनित प्रायोगिक। तो हम प्रयोग में विश्वास करते हैं, तो तब लंबा श्वास, पूरा श्वास होगा कि 1 मिनट में 10 श्वास तक पहुंच जाए तो मान ले कि भी बहुत अच्छा श्वास हो गया। 5 को कम कर दिया, 1 मिनट में 8 श्वास तक पहुंच जाए तो और आगे बढ़े। 1 मिनट में 6 श्वास, 4 श्वास, 2 श्वास या 1 मिनट में 1 श्वास, यहां तक पहुंच जाए। पर यह तो विशेष काल की बात है। 1 मिनट में 1 श्वास, 2 श्वास, यह तो कभी कभी संभव है जब साधना काल में बैठे। किंतु निरंतर का क्रम जो हम बनाएं तो वह है 1 मिनट में 8 श्वास या 10 श्वास, यहां तक तो स्वाभाविक बना ले। तो ये श्वास का जो प्रयोग है, ये एके साधे सब सधे। अगर ये बात सच जाती है कि कोई व्यक्ति 1 मिनट में 8-10 श्वास लेने लग जाता है, तो पहला परिणाम तो होगा कि शरीर की सम्यक आपूर्ति, शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए उसकी पूरी आपूर्ति हो जाएगी। खाद्य की आपूर्ति होगी, फिर खाद्य मंत्रालय पर कोई शिकायत नहीं होगी, पूरी अच्छी आपूर्ति हो जाएगी। दूसरा परिणाम कि मनोबल बढ़ेगा, मन को भी शक्ति मिलेगी, ताकत बढ़ेगी, धृति बढ़ेगी, धैर्य का विकास होगा, सहिष्णुता की शक्ति बढ़ेगी, सहन करने की हमारी क्षमता बढ़ जाएगी, और हमारा नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र बिल्कुल संतुलित रूप में काम करने लग जाएगा। बहुत सारी शारीरिक गड़बड़ियों और मानसिक गड़बड़ियों का कारण है यह नाड़ी तंत्र का असंतुलन और ग्रंथि तंत्र का असंतुलन। ऐसी बीच की स्थिति बन जाती है असंतुलन काल में, जिसको न तो जीना कहें न मरना कहें, बीच की सी स्थिति बन जाती है। एक भिखारी को एक बाई ने, बहन ने एक आम दिया और सामने खड़ा खड़ा खा गया। उसने पूछ लिया, अरे भाई आम कैसा था? उसने कहा ठीक था। कि ठीक ठाक का मतलब, कि ठीक ठाक का मतलब यह है कि बहुत बढ़िया होता तो तुम मुझे देती नहीं, और इससे भी ज्यादा गला सड़ा होता तो मैं खाता नहीं। का मतलब ठीक ठाक था, कि न तो बहुत गला हुआ था न कोई बहुत बढ़िया था। हमारी जीवन की स्थिति ऐसी बन जाती है, ठीक ठाक काम चलता है,
न तो कोई बहुत बढ़िया जीवन चलता और न मुर्दा जीवन चलता, ठीक ठाक काम चलता है। तो शायद ये ठीक ठाक जीवन को हम जीवन की गाड़ी को ठीक ठाक चला रहे, बहुत बढ़िया नहीं चला रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में हमारी बढ़िया जानकारी नहीं है। अगर हम इस बात को ठीक समझ लें कि श्वास को लंबा करना है, मंद श्वास, ये सूत्र जो दिया जैन आचार्यों ने बहुत सोच समझ कर दिया, मंदं श्वसेत, मंदम निश्वसेत, मंद तो श्वास लो और मंद ही निश्वास लो, अपने आप नियंत्रण शुरू हो जाएगा। नियंत्रण, भावों पर नियंत्रण, आवेगों पर नियंत्रण, कसायों पर नियंत्रण, वासनाओं पर नियंत्रण, नियंत्रण करना है। तो नियंत्रण का सबसे पहला सूत्र है श्वास। यह नियंत्रण करने वाला है, कंट्रोल करता है, भावों पर नियंत्रण करता है। आप स्वयं अनुभव कर लें, कितना ही तेज गुस्सा आ रहा है, उस समय श्वास को गिन लें कि जितना तेज गुस्सा, श्वास को गिने, 15 की जगह 20, 25, 30, 40 संख्या चली जाए और गुस्सा इतना तेज हो जाए कि हार्ट अटैक करने की स्थिति में गुस्सा आ जाए, तो श्वास की संख्या 50-60 तक भी चली जा सकती। फिर तो श्वास क्या, बस छोटा सा एक घरौंदा बन गया। भावों के साथ जुड़ा हुआ, और आप लंबा श्वास लें, 5-6 श्वास का अभ्यास कर लें, 8 श्वास का अभ्यास कर लें, फिर आप देखें कि गुस्सा कितना आपको आता है। नियंत्रण करता है हमारे संवेगों पर, भावों पर। बहुत बड़ा नियामक तत्व, नियंत्रक तत्व है। बागडोर इसके हाथ में है, मनोवैज्ञानिकों ने श्वास और संवेग, इमोशन पर काफी अनुसंधान किए। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में तो प्राणायाम, श्वास, स्वरोदय की इतनी चर्चा हुई, इतना साहित्य लिखा गया, इतनी साधनाएं चली। जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, हठ योग, सब में ये चली। तंत्र शास्त्र, सब ने श्वास की साधना की। हिंदुस्तान में एक भी आज श्वास पर शोध करने वाला कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं, किंतु कनाडा में, पश्चिमी देशों में पूरे स्वतंत्र इंस्टीट्यूट केवल श्वास की शोध पर बने हुए हैं, जहां 50 वैज्ञानिक केवल श्वास पर रिसर्च कर रहे हैं। कभी श्वास का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। अभी कुछ दिन पहले जब हम डूंगरगढ़ में थे, समाचार पत्र में एक शीर्षक पढ़ा कि श्वास बचाइए, लंबा श्वास लें और जीवन को बचाइए। यानी आपको अगर दीर्घायु होना है, और यह नारा किसका था कि कनाडा के उस रिसर्च इंस्टीट्यूट का यह नारा था कि लंबा श्वास लीजिए और जीवन को बचाइए। कि जितना आप लंबा श्वास लेंगे, आप अपने जीवन को बचाएंगे, आयु को लंबा करेंगे। जितना छोटा श्वास लेंगे, जीवनी शक्ति को जल्दी खपा देंगे। अब आयुष्य कर्म को तो हमें पूरा भोगना है, आयुष्य के दलिकों को तो पूरा भोगना है, पर कितने समय में भोगना यह आपके हाथ में भी है। घर में रसोई की सामग्री मंगवा ली तो 1 महीने तक बस आटा, चावल, बेशवार, घी, मसाला, तेल पूरा 1 महीने तक चलेगा। 1 महीने की पूरी सामग्री तो है, 1 महीने तक पूरा भोजन चलेगा। पर ग्रीष्मावकाश की छुट्टियां होती है और बड़े शहरों में बिना बुलाए 10, 20, 50 रोज आ धमकते पाऊं। समाचार पत्रों में कितनी बार व्यंग आता है कि अनामंत्रित, अनाहूता समायांति मक्षिका इव भिक्षुका, बिना बुलाए मक्खियों की तरह आ पड़ते हैं।